पढ़ रहे हैं नेल्सन सेल पढ़ रहे हैं। नेल्सन सेल क्या होता है? नेल्सन सेल में सबसे पहले हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक एनोड बनाते हैं ऐसे करके। ये एनोड बनाया। एनोड बनाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर एनोड बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये एनोड बना दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर अब हमने कैथोड बनाना है। कैथोड हम कैसे बनाएंगे? ऐसे करके यू शेप का एक कैथोड बना देंगे। बना दिया कैथोड यू शेप का। फिर उसके बाद बना दिया हमने यू शेप का कैथोड। अब उसके बाद हम यहाँ पर सुराख करेंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। सुराख भी कर दिए। अब हम उसके बाद एक एस्बेस्टोस बनाएंगे, यानी कि इसके इधर करके ना एक यू शेप की ऐसे करके ना एक लाइन लगाएंगे ऐसे करके, ठीक है। ये देखें, हमने सबसे पहले ये एनोड बनाया ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पर यू शेप का एक एस्बेस्टोस बनाया ये वाला, और फिर उसके नीचे ही हमने ये कैथोड बनाया। अब उसके बाद इसका जो सा स्ट्रक्चर है, यानी कि इसका जो सा बाहर वाला स्ट्रक्चर है वो भी हम बना लेते हैं ऐसे करके, फिर ऐसे फिर ऐसे। ये कैथोड है। कैथोड को सेव रखने के लिए हमने यहाँ पर यू शेप का एक उसका स्ट्रक्चर बनाया बाहर वाला, ठीक है। ऐसे करके यहाँ से शुरू किया, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे। अब ये जो सी जगह है ये वाली खाली जगह, इसको फिल करना है। इसको फिल करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक टैंक बना देंगे ऐसे करके, ये टैंक बना दिया हमने। यहाँ पर क्या गिरेगा? यहाँ पर मैं अभी आपको बताता हूँ क्या गिरेगा, ठीक है। अब हमने कुछ चीज़ें जो सी हैं वो यहाँ पर हमने निकालनी है, ठीक है ना। ऐड भी करनी है कुछ चीज़ें। सबसे पहले के पीछे हमने इनलेट और आउटलेट बनाया था। हमने यहाँ पर भी इनलेट और आउटलेट दोनों बनाने हैं। एक तो यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे, ये बन गया, ठीक है। यहाँ पर करके एक सुराख बन गया, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से इधर और फिर इसको इधर ऐसे कर दिया, यानी कि यहाँ तक इसको ले गए। यहाँ पर करके एक इस एस्बेस्टोस को बंद कर दिया। नीचे कैथोड है, ये ऊपर एस्बेस्टोस है, और ये जो सा है ये एस्बेस्टोस की है चीज़ है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो सा है ये यहाँ पर भी एक आउटलेट बना दी। ये बात मैं बताऊँगा ये इनलेट है क्या आउटलेट है, बस आपने यहाँ पर बता देना यहाँ कि ये है जी एक सुराख है, ठीक है। समझ आ गई है आपको? फिर इसी तरीके से यहाँ पर करके इधर, फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी अब हमने ये, और यहाँ पर ये, यहाँ पर भी हमने आउटलेट बना दी ऐसे करके, ठीक है ना। ये भी आउटलेट बना दी। अब एक और आउटलेट आएगी, वो होगी यहाँ पर आउटलेट इनलेट। ये बात की बात है, बस आपने ये याद रखना है कि ये होल्स यहाँ पर करने हैं, ठीक। हम ज़रा ध्यान से ये जोन सा है, मैं हाइलाइट कर रहा हूँ कि एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा।
ये मैंने कैथोड को और एनोड को हाईलाइट कर दिया। ये क्या है? इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है? एनोड है। इस पर क्या है? इस पर नेगेटिव चार्ज है। और ये क्या है? ये कैथोड है। ठीक है। और ये क्या है? ये बीच में जून से ये है जी एस्बेस्टोस। ठीक है, ये एस्बेस्टोस है। और इसके अंदर जौन सा है ना, ब्राइन सॉल्यूशन है, जो कि यहाँ तक फिल है, यहाँ तक। ये सारा क्या है? ये ब्राइन है। क्या है ये? ये ब्राइन सॉल्यूशन है। ये सारा क्या है? ब्राउन सॉल्यूशन। ठीक है। और जब रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन होने के बाद ये जो उनसे छोटे छोटे से कतरे गिरते हैं, ठीक है ना, यहाँ से पानी गिरता भी है। रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर पानी जमा भी होता है। इस वाले बीकर में, ये बीकर है जहाँ पर जो उनसे हमारी प्रोडक्ट है इस रिएक्शन की, यानी कि ये नेल्सन सेल के दौरान जो उनकी प्रोडक्ट बन रही है वो यहाँ पर गिरती है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो उनसे यहाँ पर गिर रहा है, जो उनसे हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको? और ये इनलेट और आउटलेट कहाँ पर है? ये हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलती है। ठीक है ना, ये क्या है? गैस है। और यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है। और यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं? ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन डाल रहे हैं। और यहाँ से हम स्टीम डाल रहे हैं। स्टीम का मतलब क्या है? H2O। ठीक है, समझ आ गई आपको? और ये क्या है हमारा? ये बीकर है। ठीक है, समझ आ गई आपको? और यहाँ पर ये जो उनसा है एनोड, ये किसका बना हुआ है? एनोड बना हुआ है ग्रेफाइट का। किसका बना हुआ है? ग्रेफाइट का। और जबकि ये जो उनसा है, ये कैथोड जो उनसा है, ये वाला, ये स्टील का बना होता है। ठीक है, समझ आ गई आपको? यह हो गया हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये कैसे ये जो उनसा है मैन्युफैक्चर होता है, इसका जो उनसा नेल्सन सेल का मैन्युफैक्चर मैंने आपको बता दिया। अब ब्राइन सॉल्यूशन होता क्या है? अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन होता क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन में हम NaCl होता है, कोई भी साल्ट ले लो और पानी ले लो, ये हमारा क्या बन जाता है? ब्राइन सॉल्यूशन। ये क्या बन जाता है? ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, ये साल्ट प्लस वाटर, ये हमारा ब्राइन सॉल्यूशन बन जाता है। और जैसे ही सबसे पहले तो हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं कि वर्किंग में सबसे पहले आयोनाइजेशन आती है। आयोनाइजेशन जैसे कि हर प्रोसेस में होता है, सबसे पहले आयोनाइजेशन होती है, फिर उसके बाद आती है इसकी एनोड पर रिएक्शन और कैथोड पर रिएक्शन, सब कुछ आता है। अब उसके बाद जब यहाँ पर ब्राइन सॉल्यूशन जब हमने डाला है, ब्राइन सॉल्यूशन हमने यहाँ से डाला, ये इसके अंदर आया। किसके अंदर आया? ये यू शेप्ड के अंदर आया, ये एस्बेस्टोस के अंदर आ गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसकी क्या होगी? NaCl आया है और पानी है। अब सबसे पहले इसकी आयोनाइजेशन होगी, ये सबसे पहले टूटेगा। NaCl टूटेगा जी किसमें? NaCl टूटेगा
Na प्लस प्लस OH नेगेटिव आयन में, यानी कि 2 NaCl जो उनसे हैं वो 2 Na प्लस और 2 OH आयन में टूट जाएंगे। ये हमने 2 क्यों लिया है? 2 इसलिए लिया है क्योंकि आपकी बुक में 2 लिखा हुआ है। ठीक है, समझ आ गई आपको, एक से भी काम चल सकता है। अब इसी तरीके से यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 H2O जो उनसे हैं वो 2H प्लस आयन्स में टूटेंगे प्लस प्रोटॉन आयन्स में, और 2 OH नेगेटिव आयन में टूटेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये टूट गए, ये रिएक्शन हुआ यहाँ पर Na प्लस आयन्स हो गए और OH नेगेटिव आयन हो गए। यहाँ पर कौन कौन से आयन्स मौजूद हैं? वो ये वाले Na प्लस आयन्स, OH नेगेटिव आयन्स, H प्लस आयन्स और OH नेगेटिव आयन्स। अब क्या होगा? अब जो सी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, आयोनाइजेशन होगी। अब हम एनोड की बात करते हैं कि एनोड पर क्या रिएक्शन होगा। एनोड जो सा है, एनोड ए की शक्ल O से मिलती जुलती है, यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। अब यहाँ पर क्या है, एनोड में जो सा ये Na प्लस आयन है ना, ये Na प्लस आयन जो सा है, ये देखिए एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज। इस एनोड की बात कर रहा हूँ, ये वाला एनोड जो सा है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर कौन सा चार्ज, यहाँ पर कौन आएगा? Cl नेगेटिव। ये OH नेगेटिव मैंने लिख दिया यहाँ पर, सॉरी टू से, यहाँ पर 2Cl नेगेटिव बनेगा। अब ये 2 Cl के मॉलिक्यूल आयन्स होंगे वो इधर आएंगे, ठीक है ना, ठीक है, वो इधर आएंगे और इधर एक एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन ये भी खारिज करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज होंगे तो ये जो सा है ये अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी 8 क्लोराइड के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे। जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन खारिज किया तो अब ये अनस्टेबल हो गया। अब जैसे ये अनस्टेबल हो जाएगा ना ये दोनों, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन कर लेंगे। Cl प्लस अनरिएक्टिव Cl, ये दोनों अनरिएक्टिव अनस्टेबल, ये दोनों रिएक्टिव वेरी रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स जो उनसे हैं, ये आपस में रिएक्शन करके Cl2 बना लेंगे। ये रिएक्टिव हैं और अनस्टेबल हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोराइड ये स्टेबल होता है। क्लोरीन गैस जो उनसी होगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ पर क्या बचेगा? ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि हमारा ये तो इसका तो किस्सा ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं उसकी कि जिसकी बात करनी चाहिए आगे, एनोड की। एनोड जो उनसा कैथोड की, कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब चूँकि यहाँ पर कैथोड पर आप ये सोचें, यहाँ पर Cl नेगेटिव है, यहाँ पर H2O में तो OH नेगेटिव है ना, तो वो क्यों नहीं एनोड की तरफ गया? भाई वो क्यों नहीं गया, मैं आपको वजह बताता हूँ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एटॉमिक नंबर है 8 + 1 9। इसका एटॉमिक नंबर देखो कितना ज़्यादा है, इसका एटॉमिक नंबर देखो कितना ज़्यादा है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या पता है आपको? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत, यानी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन, यानी कि क्लोरीन का चूँकि एटम बड़ा है, एटम बड़ा होने की वजह से ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, जबकि OH है, इसका एटॉमिक साइज़ छोटा है, यानी कि ये OH है और ये है जी हमारे पास क्लोरीन, क्योंकि इसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? ज़्यादा शेल्स का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस की एंड वाले शेल के में जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स की कशिश है वो बहुत कम होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आराम से यहाँ से खारिज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस का पुल जो उनसा है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। फासला कम होने की वजह से न्यूक्लियस खींच कर रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने देगा। इसलिए क्या करेगा, ये OH जो उनसा है ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन ही खारिज करेगा, इसलिए ये OH जो उनसा है ये पानी के अंदर ही रुकेगा। क्योंकि Cl
बड़ा एटम है, ज़्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, इसलिए Cl भाई कहेगा, OH कहेगा भाई मैंने नहीं जाना, क्योंकि मेरा न्यूक्लियस जोन सा है ना वो बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, तो मेरा भाई क्लोरीन तू चला जा, क्योंकि एक तो तेरा न्यूक्लियस, एक तो तेरा एटम बड़ा है और तू जल्दी से इलेक्ट्रॉन भी खारिज कर सकता है और जल्दी से तू रिएक्शन दे भी सकता है। इसलिए OH जोन सा है वो वहीं रुक जाता है और क्लोरीन को भेज देता है, जी जा यार तू जी ले अपनी ज़िंदगी, जा किरण जी ले अपनी ज़िंदगी। अब उसके बाद किस पर आ जाओ, कैथोड पर। कैथोड पर ये H+ आयंस रह गए हैं, ठीक है ना। H+ आयंस, ये H+ आयंस जोन से होते हैं 2H+ आयंस। ये क्या करते हैं, ये एक एक करके ये इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। इसमें H+ जोन से एटम में ये H+ एक ऐसा आयन है जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। जब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये क्या बन जाता है, फ्री रेडिकल। दूसरा दो है ना, 2 H+ आयन है, तो दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं, ठीक है ना, और एक एक रेडिकल बना लेते हैं, फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल बन गए हैं। अब फ्री रेडिकल क्या करते हैं कि भाई हम दोनों क्या करते हैं, हम दोनों ना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और हम दोनों ना क्या हो जाएंगे, हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है सर। हम दोनों ना चलो यार भाई अच्छा हो यार, हम दोनों ना एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम कहेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और ये जैसे ही नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन गैस खारिज हो जाएगी, ये बन जाएगी, ये भी गई, ये भी गई। क्लोरीन गैस इधर से जाएगी और हाइड्रोजन गैस जो सी होगी वो यहाँ से जाएगी, ठीक है। ये देखें वो क्या होगी, यहाँ से क्यों गई है, ये देखें, क्योंकि ये छोटे छोटे से सुराख हैं। गैस जो सी होती है ना, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ठीक है। अब ये सारा कैथोड पर हुआ है, ये जो सा बाहर है ना, ये बाहर यहाँ पर हुआ है ये रिएक्शन। इनके पानी जो सा है ये ग्रेफाइट में अब ये देखें, ये हाइड्रोजन गैस है, ये कैथोड पर हो रहा है रिएक्शन, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन बनी कैथोड पर, और कैथोड पर जैसे ही हाइड्रोजन बनी वो यहाँ से खारिज हो गई, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये यहाँ पर छोटे छोटे से सुराख होंगे, वहाँ से पानी निकलेगा, ठीक है ना। ये देखें ये 3D में है। आप ये ना समझें कि हाइड्रोजन यहाँ पर H2O है, तो H2 जोन सा है वो बाहर ही नहीं निकल सकता, बाहर निकल सकता है, बाहर निकल कर ये जो उनसे H+ आयंस है ना, ये आयंस ये आर पार हो सकते हैं। हमने पहले कहा था कि आयंस जोन से हैं इसके आर पार हो सकते हैं, ये जोन से हैं, ये जोन से है, ये कैथोड है ना, इसके आर पार हो सकते हैं आयंस। ऐसे ही H+ आयंस कैथोड अपनी तरफ खींचेगा, कैथोड अपनी तरफ H+ आयंस खींचेगा ना जब, तो ये आयंस इसकी तरफ भी आएंगे, ठीक है ना। ये 3D में है, हर तरफ से आएंगे आयंस, ठीक है ना, हर तरफ से आयंस आएंगे। 3D में 3D स्ट्रक्चर होता है ये, 3D की वजह से ये आयंस जो उनसे पीछे से भी आएंगे, आगे से भी आएंगे, ये साइड से भी आएंगे, इधर से भी आएंगे, ऊपर से भी आएंगे, नीचे से भी आएंगे, हर तरफ से आयंस आएंगे H+ आयंस, और वो हाइड्रोजन गैस में तब्दील होकर यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई कहाँ पर हाइड्रोजन गैस में तब्दील होंगे, इस कैथोड पर, ठीक है, समझ आ गई, हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो गए। अब ये भी चले गए, 2H+ आयंस भी चले गए, ये जो सा क्लोराइड आयंस ये भी चले गए, 2H+ आयंस भी चले गए, ये दोनों चले गए, इन दोनों का रिएक्शन हो गया। अब ये दो बच गए, 2Na+ आयन और 2OH नेगेटिव आयन, ठीक है ना, 2Na+ आयन और 2OH नेगेटिव आयन। चूँकि अब यहाँ पर OH नेगेटिव आयंस बच गए हैं इस सोल्यूशन में, इस पानी के सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन बन गए हैं, बच गए हैं। अब ये OH नेगेटिव आयन क्या करते हैं, ये Na+ के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, जो उनसा बचा हुआ है ना Na+, ये वाला, इसके साथ रिएक्शन कर लेंगे। मैं इसे अलग लिख लेता हूँ कि 2Na+ है, उसके साथ 2 ही Cl नेगेटिव रिएक्शन करेंगे, 2 ही OH नेगेटिव, सॉरी हाइड्रोक्सल आयंस कहेंगे इसे, हाइड्रोक्सल आयन जैसे ही रिएक्शन करेंगे तो 2NaOH बना देंगे, बना दिया, ये बना दिया हमने, 2NaOH बना दिया हमने। सोडियम जो सा है, सोडियम कहाँ पर मौजूद है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम यहाँ पर मौजूद है। Na+ जो सा है, ये एनोड जो सा होगा ना, ये सोडियम को बाहर की तरफ धकेलेगा, कैथोड पर आ जाएगा। और कैथोड पर सोडियम तो आ गया, लेकिन एनोड का क्या करें, वो तो ये जो सा है, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये कैथोड,
ये तो इसके साथ ही रहेगा ना, पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये सोडियम के साथ क्यों गया है, इसकी वजह भी है, क्योंकि ये देखें OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, ये 6 + 1 + 1 8 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। जबकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में है जी, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों क्या हैं, स्टेबल हैं। दोनों स्टेबल होने की वजह से क्या करेंगे, ये OH नेगेटिव और ये Na+। OH नेगेटिव कहेगा नहीं भाई, मैं इसके साथ ना रिएक्शन कर लेता हूँ, ना ही मुझे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ठीक है, और ना ही मुझे खजल खुआरी होनी पड़ेगी। तो ये हर तरफ से, ऊपर से भी एनोड आयंस आएंगे, ये पानी में मौजूद जो से OH नेगेटिव आयन है वो यहाँ से 3D स्ट्रक्चर है, पीछे से भी आएंगे, पीछे से भी है, मैंने सामने की तरफ से बनाया, ठीक है ना, पीछे भी एक जगह है, वहाँ से भी निकलेंगे OH नेगेटिव आयंस, सारे यहाँ पर कैथोड पर जमा हो जाएंगे, जहाँ पर सोडियम मेटल पहले से मौजूद है, सोडियम आयन पहले से मौजूद है। तो ये क्या करेंगे, चूँकि ये दोनों स्टेबल ही हैं, तो ये दोनों प्लस और नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन रखने की वजह से ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे और एक बेस बना देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। ओके, समझ आ गई होगी अब क्यों ये OH नेगेटिव ने ये एनोड को छोड़ा है। एनोड को इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो सोडियम के साथ रिएक्शन करके मज़ीद स्टेबल होना चाहता था। उसने लालच की, उसने एनोड को छोड़कर सोडियम को इख्तियार कर लिया। ठीक है ना, दोनों ही स्टेबल हैं, ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है, ये सोडियम आयन भी स्टेबल है और ये हाइड्रोक्सल का आयन भी स्टेबल है। ये स्टेबल आयन्स आप इसमें रिएक्शन करेंगे और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले अब हम स्टीम की बात करते हैं। उनसे हमने स्टीम भी तो डाली है ना बीच में, तो स्टीम पर आ जाओ अब सारे। स्टीम पर क्या होता है कि स्टीम पर सबसे पहले हम सोडियम आयन, ये सोडियम प्लस आयन है, फिर प्लस ये सोडियम प्लस आयन है, ये स्टीम जब ये हमने बीच में डाली हुई है, हमने क्या ब्राइन सोल्यूशन डाला हुआ है। ठीक है, अब जब ब्राइन सोल्यूशन में से सिर्फ हम सोडियम बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि सोडियम यहाँ पर आ जाती है, सोडियम क्या करती है, सोडियम आकर सीधा इससे रिएक्शन कर लेती है, ये वाली स्टीम से, जैसे हमने स्टीम अंदर डाली, ठीक है ना, स्टीम से रिएक्शन कर लेती है। स्टीम भी H2O ही होता है, जब वो इसके साथ रिएक्शन करेगी तब भी NaOH ही बनेगा, Na ये OH नेगेटिव से मिल जाएगा और प्लस H प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसे स्टेबल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्टेबल ये जो सा है NaOH तो तैयार हो गया और हाइड्रोजन गैस भी बन गई है। हाइड्रोजन जो सा है यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, हाइड्रोजन 2 आ गया, उधर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो इधर भी दो ही हाइड्रोजन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। या फिर क्या होता है कि ये जो सा 2H2O है, यहाँ पर ये एस्बेस्टोस का मैट क्या है, एस्बेस्टोस मैट नज़र आ रहा है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये जो सा मैट है ना, ये मैट सबसे पहले तो कैथोड आ गया, कैथोड के पहले आता है जी ये ग्रेफाइट का बना हुआ, ठीक है ना, ग्रेफाइट का कह रहा हूँ, ये स्टील का बना हुआ कैथोड है। ठीक है ना, और ये है जी एस्बेस्टोस मैट। एस्बेस्टोस मैट के इस तरफ क्या है, इस तरफ है जी Na प्लस Cl नेगेटिव के आयंस और यहाँ पर H प्लस और OH नेगेटिव के आयंस भी हैं, इधर इसकी बात कर रहा हूँ। और इस तरफ क्या है, इस तरफ भी H प्लस और OH नेगेटिव के आयंस हैं। इसका क्या काम है, इसका काम है जी आयंस को सेपरेट करना, यानी कि NaCl जो सा वो इधर ना जाए और ये H2O जो सा है वो इधर ना जाए, यानी कि आयंस की मिक्सिंग को रोकता है। इसका क्या काम है, ये आयंस को सेपरेट रखता है,
ठीक है, यानी कि इधर के आयंस जो से हैं वो इधर ना आए, यहाँ पर जो से स्टीम के जो से H+ और OH नेगेटिव के आयंस है ना वो इसमें हाल ना हो, और ना ही इधर के आयंस इधर आए। अब ये ओवरऑल रिएक्शन लिख रहे हैं कि शुरू में हमारे पास क्या था, 2NaCl और 2H2O, 2NaCl प्लस 2H2O ये था ना, ये किस में बना, हाइड्रोजन गैस जो सी खारिज हो गई, क्लोरीन गैस वो भी खारिज हो गई, और सोडियम हाइड्रोक्साइड वो हमें मिल गया, 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, समझ आ गई। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि सोडियम प्लस आयन और सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन आप इसमें अट्रैक्शन करेंगे, जैसे वो अट्रैक्शन करेंगे तो ये यहाँ से वो रिएक्शन करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड आयन सोडियम दोनों बाहर निकल आएंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, 11%, ये कितना होगा, ये 16%। ज़्यादा कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें ज़्यादा चाहिए, सोडियम क्लोराइड हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ठंडा करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सा है वो पानी में ज़्यादा सोल्यूबल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में ज़्यादा सोल्यूबल होता है, इसी वजह से ये पानी में सोल्यूबल होगा। जब हम ठंडा करेंगे ना, इसको पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को H2 में मिला लेंगे। जब ये मिल जाएगा तो ये सोडियम क्लोराइड जो सा होगा उससे क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ठंडा करेंगे ना जब, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड तो H2O मिला होगा, ठीक है ना। ठंडा करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको हिलाएंगे, हिलाने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड H2O में हाल हो जाएगा, जबकि सोडियम क्लोराइड हाल नहीं होगा, ये क्रिस्टल फॉर्म में रह जाएगा। और फिर उसके बाद हम इसकी फ़िल्ट्रेशन करेंगे। फ़िल्ट्रेशन करने के बाद हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हासिल कर लेंगे। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल फॉर्म में ऊपर क्यों रह गया फ़िल्टर पेपर के, इसकी वजह क्या है, हमें पता है कि जो सा ऑक्सीजन है ना और H, ठीक है ना, ये देखें क्लोरीन, इसकी वजह भी एटॉमिक नंबर के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है ना। हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें जो सा हाइड्रोक्साइड है ना इसका 6+1, ठीक है ना, और प्लस इसका सोडियम का शायद, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये एटॉमिक नंबर्स हैं 11, 12, 12 और 6, 13, 18। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड है, इसका होता है 11 + 17, 11 दूनी 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, इसका होता है 28, 28। इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसका एटॉमिक नंबर कम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ज़्यादा। इसका ज़्यादा होने की वजह से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करेगा, यानी कि H+ और OH नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करेगा तो सही, लेकिन कम करेगा इसकी निस्बत, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज़ कम होने की वजह से इसकी खींचने की ताकत जो सी खींचने की ताकत है ठीक है ना, वो ज़्यादा होगी इसकी निस्बत, एटॉमिक साइज़ कम, इसी वजह से ये H2O जो सा है वो इसमें मोर सोल्यूबल होगा, जबकि इसमें कम सोल्यूबल होगा, क्योंकि इसका एटम का साइज़ ज़्यादा है। ज़्यादा एटम का साइज़ बड़ा होने की वजह से इसकी निस्बत ये H2O के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर, यानी H2 मॉलिक्यूल्स इसको कम अट्रैक्ट करेंगे, जबकि ये इसका एटॉमिक साइज़ कम होने की वजह से, 18 एटॉमिक नंबर होने की वजह से, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से एटॉमिक साइज़ कम है, एटॉमिक साइज़ कम होने की वजह से ये H2O में बहुत जल्दी से सोल्यूबल हो जाएगा इसकी निस्बत, तो जिसकी वजह से ये ठंडा करने पर NaOH जो सा है वो अलहदा हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। ठीक है सर, ये सारा आपको समझ आ गया होगा। ग्रेफाइट का बना होता है ये, जो कि कार्बन का बना होता है, ग्रेफाइट कार्बन ही होता है। ठीक है, समझ आ गया आपको। ये हो गया हमारा क्लियर। एक लाइक ज़रूर ठोकना है इस वीडियो को और पूरा देखना है यूट्यूब के ऊपर।